नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे धारा 127 के बारे में। और हमारा मुख्य टॉपिक होगा कि कोई भरण पोषण की राशि है या कोई गुजारा भत्ता है जो किसी भी पर्सन को दिया जा रहा है, वो किस तरह से उसमें बदलाव लाए जा सकते हैं, किस तरह से उसको बंद किया जा सकता है। उसी के बारे में हमारा ये वीडियो होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पूरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा आपका जो है इस चीज़ों से वाकिफ़ कराना चाहूँगा कि जनरली होता क्या है, पति-पत्नी के बीच में बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं और उन झगड़ों में क्या होता है कि पत्नी अपने मायके चली जाती है और पति जो है अपने घर पे निवास करता है। पत्नी कुछ दिनों के बाद पत्नी की तरफ से उसके पास बहुत सारे राइट हैं और उन राइट्स के तहत वो मुकदमे अपने पति के ऊपर डालती है, दबाव बनाना चाहती है। वो 498 मतलब डीपी एक्ट, दहेज प्रथा, इनके अंतर्गत एक केस कर सकती है, जो कि फौजदारी के मामले होते हैं। वो डोमेस्टिक वायलेंस में केस कर सकती है। वो धारा 125 का सहारा लेकर मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, भरण-पोषण की मांग कर सकती है। तो ये बहुत सारे राइट्स आजकल वुमेन को दे दिए गए हैं और कुछ पीड़ित महिलाएं हैं जिनके लिए ये कानून बनाया गया। लेकिन आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि कोई भी महिला छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती है और वो पति से अलग हो जाना चाहती है और उसके साथ रहना भी नहीं चाहती। अपने पति के ऊपर जो है दुनिया भर के केस कर देती है कि ये तो मुझे मारते हैं, मुझे पीटते हैं। झूठे केसेस की संख्या बहुत बढ़ रही है। हमारी शीर्ष अदालतें इसके बारे में बहुत सारी नई रूलिंग भी ला रही हैं। तो ऐसा नहीं कि जितने भी केसेस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में बढ़ रहे हैं वो सब सही हैं, वो उसमें 90% चीज़ें गलत हैं। गलत ढंग से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है महिलाओं की तरफ से और पुरुष बेचारा इस कानून में पिसा जा रहा है। तो मैं बात करूंगा धारा 125 की। धारा 125 में मेंटेनेंस के बारे में बात किया गया है, जिसमें भरण पोषण की राशि किसी भी महिला के लिए है जो महिला अपने पति से अलग रह रही हो, या अगर माँ-बाप हैं तो वहाँ पे भी भरण पोषण की बात की जाती है 125 के अंतर्गत। अगर माँ-बाप भी अपना भरण पोषण नहीं कर पाते हैं तो उनके बच्चों की लायबिलिटी होती है कि वो अपने माँ-बाप का भरण पोषण करें। एक पति की लायबिलिटी अपने पत्नी के लिए है, अपने बच्चों के लिए लायबिलिटी बनती है। तो 125 के अंतर्गत वो कोई भी पीड़ित जो है अपना शिकायत लेकर जा सकता है और वहाँ पे भरण पोषण की राशि दी जाती है। अब बात ये आती है, हम धारा 127 के बारे में बात करेंगे जो कि अल्टरेशन ऑफ इन अलाउंसेस के बारे में बात करता है। अब ये बात करता है, जरा इसको एक बार मैं पढ़ दूं उसके बाद आपको बताता हूं। ऑन प्रूफ ऑफ अ चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ एनी पर्सन रिसीविंग अंडर सेक्शन 125 a monthly allowance for the maintenance of or interim maintenance are ordered under the same section to pay a monthly allowance for his wife, child, father and mother as the case may be. The magistrate may make such alteration as he thinks fit in the allowances for the maintenance or the interim maintenance as the case may be. अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि अगर कोई बंदा जो है धारा 125 के अंतर्गत उस पर भरण पोषण की राशि डिसाइड कर दी गई है, वो भरण पोषण की राशि देता आ रहा है, लेकिन अगर कोई चेंजेस उसके सर्कमस्टेंसेस में होते हैं। अब सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस क्या हो सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि जिसको वो मेंटेन कर रहा है वो ऑलरेडी कैपेबल हो चुका है, या जो मेंटेन करने वाला है उसके कहीं ना कहीं से उसकी 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 स्थिति में कहीं ना कहीं कोई चेंज आ गया है। जैसे वो पहले नौकरी पे था, अब नौकरी नहीं कर रहा है, बेरोजगार हो गया है, उसके पास इस चीज का प्रूफ है, तो वो ऐसी चीजों को लेकर कोर्ट के समक्ष जा सकता है कि साहब आपने जो है कोर्ट ने हमें 125 के अंतर्गत ये सच अमाउंट का भरण पोषण की राशि डिसाइड की थी, लेकिन आज की डेट में मेरी स्थिति बदल चुकी है, मैं बेरोजगार हो चुका हूं, मैं मेंटेन करने लायक नहीं बचा हूं, या अगला जो पर्सन जिसको मैं मेंटेन कर रहा हूं उसके सर्कमस्टेंसेज में चेंजेस आ गए हैं। वो क्या क्या है मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा। उसके सर्कमस्टेंसेज में चेंजेस आ गए हैं, वहां पे चेंज की जरूरत है साहब। वो तो अपना भरण पोषण करने में सक्षम है साहब, और मैं अक्षम हो चुका हूं। ऐसे केसेस के लिए 127 बना हुआ है। धारा 127 इसी के लिए बना है कि आप अलाउंसेस में अल्टरेशन करा लें। देखिए धारा जो 127 है उसके सब क्लास 1 के बारे में हम लोगों ने बात किया। उसकी सब क्लास 2 क्या कहती है
where it appears to the magistrate that in consequences of any decision of a competent civil court, any order made under section 125 should be cancelled or varied, he shall cancel the order or as the case may be vary the same accordingly. अब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अगर जो धारा 125 में जो ऑर्डर किया गया था और कोई पर्सन जाता है कि नहीं, यहाँ सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस आ चुके हैं, मैं अक्षम हो चुका हूं, अगला सक्षम हो चुका है जो मुझसे अलाउंसेस ले रहा है, इस तरह की कोई भी सर्कमस्टेंसेस लेकर वो पहुंचता है कोर्ट के समक्ष, तो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो सिविल कोर्ट के पुराने ऑर्डर को, फैमिली कोर्ट एक तरह का सिविल कोर्ट है, और सिविल कोर्ट के पुराने ऑर्डर जो 125 में हुआ है उसमें अल्टरेशन करेगा या उसको पूरी तरह से कैंसिल कर देने का भी पावर होता है उस मजिस्ट्रेट को जो बैठा हुआ है और जिसके पास जुरिस्डिक्शन है। अब देखिए सेक्शन 127 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है, वेयर एनी ऑर्डर हैज मेड अंडर सेक्शन 125 इन फेवर ऑफ ए वुमन who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall if he is satisfied that। अब अगर कोई महिला अपने पति से डाइवोर्स ले चुकी है या उसकी डाइवोर्स डिक्री हो गई है या डाइवोर्स होने वाला है या उसकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, उस केसेस में एक मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है, एक जज के पास क्या पावर है कि वो क्या कर सकता है, उसी के बारे में सब क्लास 3 कहता है। तो इसके जो है सब क्लास भी हैं, आइए उनको देखते हैं, सब सेक्शन के सब क्लास क्या कहते हैं। देखिए सब क्लास ए कहता है द वुमन हैज आफ्टर द डेट ऑफ सच डाइवोर्स रीमैरिड कैंसल सच ऑर्डर एज फ्रॉम द डेट ऑफ हर रीमैरिज। अब यहाँ पे है कि अगर कोई पर्सन ये पहुंचता है कि देखिए साहब, हमारी पत्नी जिसको मैं भरण पोषण दे रहा था उसने मुझसे डाइवोर्स ले लिया और उसने रीमैरिज कर लिया, तो अगर वो डाइवोर्स ले लेती है और रीमैरिज कर लेती है तो 125 का वो ऑर्डर 127 के थ्रू कैंसिल किया जा सकता है। सीआरपीसी 127 में 125 के उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा जहां पे कोई महिला डाइवोर्स लेकर रीमैरिज कर चुकी है। ये कहता है सब क्लास ए सब सेक्शन 3 का। दोस्तों जो सब सेक्शन 3 है उसका जो बी पार्ट है, बी क्लास है, वो कहता है द वुमन हैज बीन डाइवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड and that she has received whether before or after the date of the said order the whole of the sum which under the customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce cancel such order। अब देखिए कोई महिला जिसने डाइवोर्स ले लिया और डाइवोर्स के उस ऑर्डर से पहले या उस ऑर्डर के बाद कोई अमाउंट, कोई एल्यूमनी अमाउंट टोटल रूप में, चाहे वो कस्टमरी रूप में हो चाहे वो पर्सनल लॉ के रूप में हो, अगर पति ने दे दिया है और उस पे ये जो है वाद निर्णित हो रहा है कि नहीं आपका डाइवोर्स किया जा रहा है और आप टोटल एल्यूमनी इतना दे दीजिए, उस पे अगर बातें हो गई हैं तो ये भी प्रीवियस ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा 125 का 127 के तहत। दोस्तों इसी में देखिए क्लास बी का जो सेकंड पार्ट है वो कहता है इफ एनी अदर केस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड if any for which maintenance has been actually paid by the husband to the woman। अब यहां पे ये कह रहा है कि अगर कोई डेट डिसाइडेड है कि आपको इस डेट तक 125 के तहत आपको मेंटेन करना है और वो डेट पूरा हो चुका है, तो उस डेट के बाद 127 के मुकदमे में आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि साहब प्रीवियस ऑर्डर में 125 में एक डेट दी गई थी कि इस डेट तक आप मेंटेन करिए। अब देखिए अभी दिल्ली हाई कोर्ट या कहीं का एक केस था जिसमें हस्बैंड ने कहा था कि साहब हमारी पत्नी तो टीचर है और या वो कैपेबल है, वो पढ़ी लिखी है और उसकी एजुकेशन जो है हमसे ज़्यादा है, तो इस केस के तहत अब वो पूरी तरह से फ्री है काम करने के लिए। 125 में जो ऑर्डर हो गया है, मैं अभी बेरोजगार हो गया हूँ, तो वो कॉम्पिटेंट है और पूरी तरह से काम कर सकती है, अपना भरण पोषण में वो सक्षम है। तो कोर्ट क्या की, कोर्ट ने कहा कि ठीक है आपको 1 साल का हम समय देते हैं। कोर्ट ने उस महिला से कहा कि मैं आपको 1 साल का समय देता हूं, आप 1 साल तक जो है अपने लिए जॉब खोज लीजिए, आपकी एलिजिबिलिटी बहुत है, आप पढ़ी लिखी काफी हैं। तो 1 साल की एक डेट दे दी। अब उस 1 साल तक ही उस पति को जो है वो मेंटेन करना है। 125 में अगर इस तरह का ऑर्डर हुआ है तो 1 साल तक वो मेंटेन करेगा और 1 साल के बाद वो 127 में आकर अपना मुकदमा दायर कर सकता है कि साहब हमारी वो जो डेट थी वो खत्म हो गई जिस डेट तक 125 में ऑर्डर किया गया था,
और अब उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाए। तो ये भी जो है इसमें रूलिंग है, नियम है। अब देखिए 127 आर्टिकल 127 का सबसेक्शन 3 क्लॉज सी क्या कहता है? द woman has obtained a divorce from her husband and that she had voluntarily surrendered her rights after her divorce, cancel the order from the date thereof। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई पत्नी अपने पति से तलाक लेती है और तलाक के साथ ही वो वॉलेंटरली अपने राइट्स को सरेंडर करती है, उस केस में भी ऐसे जो है बैकग्राउंड में भी 127 के मुकदमे के तहत पुराने ऑर्डर को 125 के पुराने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि वाइफ ने डाइवोर्स लेते समय अपने सारे राइट्स को सरेंडर कर दिया है। दोस्तों सेक्शन जो आपका है सीआरपीसी का 127, उसका जो सबसेक्शन 4 है वो कहता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री आर द for the recovery of any maintenance or dowry by any person to whom to be paid under section 125, the civil court shall take into account the sum which has been paid to or recovered by such person। अब यहाँ पे अगर कोर्ट इस तरह की कोई डिक्री कर रहा है जिसमें वो किसी डाउरी के अमाउंट को रिकवर करना चाहता है या मेंटेनेंस को लमसम एक साथ लेना चाहता है, तो वो उस अमाउंट को कंसीडर करेगा जो अमाउंट ऑलरेडी चाहे इंटरिम मेंटेनेंस से दिया गया हो उस पर्सन के द्वारा, वो सारी चीज़ें उससे कट ऑफ होंगी, सेट ऑफ होगा, तो वो चीज़ें भी कंसीडर करेगी कोर्ट डिक्री करने से पहले कि अब तक पर्सन ने कितना पैसा दे दिया है और कितनी रिकवरी करनी है, उसको माइनस करा जाएगा। ये भी चीज़ कोर्ट देखेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको 127 समझ में आया होगा। 127 कब जाया जा सकता है? एक पति या एक व्यक्ति जिसके ऊपर 125 की लाइबिलिटी थी, अगर वो सर्कमस्टेंसेस में चेंजेज आए हैं तो वो 127 के तहत अपना मुकदमा दायर कर सकता है और रिलीफ जरूर उसको कोर्ट देगी अगर कोर्ट ये पाती है कि उसने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उसने जो भी एविडेंस दिए हैं वो सही हैं, सर्कमस्टेंसेस में वास्तव में चेंज हुआ है, जिसको मेंटेनेंस दिया जा रहा था वो पूरी तरह से सक्षम है अपने भरण पोषण के लिए, और जो मेंटेनेंस दे रहा था उसके सर्कमस्टेंसेस में अगर चेंजेज हैं जो 125 के समय ऑर्डर हुआ था जिस बैकग्राउंड पे, तो जाहिर तौर पर इसमें जो है रिलीफ मिलेगा उस व्यक्ति को जो 125 में भरण पोषण दे रहा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने लाइक्स और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।